यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी, योगी, बागेश्वर बाबा, दिल्ली जीतते ही इस सनातनी तिकड़ी ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है आपको बताऊं। लालू से लेकर ममता तक में हड़कंप, मोदी ने मिशन बिहार और बंगाल लॉन्च भी कर दिया है। योगी की दीवार बन गए मोदी, महाकुंभ पर हमलावर विपक्ष को दोनों ने कैसे मिलकर निपटाया है आज दिखाऊंगा। महाकुंभ में क्या चल रहा है यह भी लेकर आया हूं। और बागेश्वर बाबा की पर्ची पीएम मोदी ने खोली। हिंदू राष्ट्र पर दोनों के बीच क्या बात हुई है इसकी भी बात होगी। अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ तक महाकुंभ में कौन कौन डुबकी लगाने पहुंच रहा है, आखिरी 2 दिन में क्या क्या हो रहा है महाकुंभ में, उसकी भी रिपोर्ट है। पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में गजब बवाल मचा है। केजरीवाल से किसने बदला लिया है वो दिखाऊंगा। केजरीवाल की वो फोटो जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महाघमासान हो गया, वो तस्वीर दिखाऊंगा, उसका सच बताऊंगा। इसके अलावा इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम की घनघोर बेइज्जती जो हुई है उसका चैप्टर भी खोलूंगा। भिखारी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की ऐसी बेइज्जती हुई है बॉस, जो आपने पहले देखी नहीं होगी, तो वो जरा देखिएगा, बहुत मजेदार है। और वो नाव जो उड़ेगी, वो प्लेन जो तैरेगा, भारतीय स्टूडेंट्स ने गजब चीज बना डाली है, उसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र किया जिस पर समाजवादी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पूछा कि नेताजी का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, क्या वो बात भी मानेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है। राजस्थान विधानसभा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर दिए बयान पर घमासान आज भी जारी रहा। दरअसल राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने इंदिरा गांधी के लिए दादी शब्द का इस्तेमाल किया। इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन में धरने पर बैठे, जबकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन के का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से जबरदस्त झड़प भी हुई। संभल मामले को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया था। यूपी सरकार ने साफ कह दिया है कि संभल का कुआं ही नहीं बल्कि शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। स्टेटस रिपोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी बताया कि खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। तेलंगाना की टनल में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 3 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब रैट माइनर्स की टीम भी शामिल हो चुकी है। रैट माइनर्स की यह टीम 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 लोगों को सुरक्षित बचा चुकी है। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस पर बड़ा हमला हुआ है। उपद्रवियों के इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। एयरबेस पर हुए हमले के बाद बांग्लादेश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद यह सेना के किसी ठिकाने पर हमले का पहला मामला है। इसके बाद बांग्लादेश में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी, योगी, बागेश्वर बाबा, दिल्ली जीतते ही सनातनी तिकड़ी ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया। लालू से लेकर ममता तक में हड़कंप, मोदी ने मिशन बिहार और बंगाल दोनों लॉन्च कर दिया है। योगी की दीवार बन गए मोदी, महाकुंभ पर हमलावर विपक्ष को दोनों ने कैसे निपटाया। और बागेश्वर बाबा की पर्ची पीएम मोदी ने खोल दी। हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई। अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ तक महाकुंभ में कौन कौन पहुंच गया डुबकी लगाने। सबसे पहले इसका चैप्टर। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते हैं बॉस, बल्कि देश की नींव भी मजबूत की है और सनातन का गौरव भी फिर से स्थापित किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिनको भी लग रहा था कि अब आगे क्या ही कर पाएंगे,
दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि न तो देश के विकास की रफ्तार कम होगी, न सनातन छूटेगा और न देश और सनातन के खिलाफ जाने वाले लोग छोड़े जाएंगे। और अब तो मोदी, योगी और बागेश्वर बाबा की तिकड़ी इस काम में लग चुकी है। मोदी तो जो कर रहे हैं वो सबके सामने है ही, योगी के महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में है ही, और अब बागेश्वर बाबा ने जिस तरह सनातन को मजबूत करने के साथ सबका इलाज शुरू कर दिया है, कैंसर हॉस्पिटल बनाकर, वो भी देखने और जानने लायक है। और तीनों का हिसाब क्लियर है। नारा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इधर सनातन विरोधियों को निपटाया जा रहा है, उधर पीएम मोदी निकल गए नए प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, विकास का काम देखने के लिए, यानी सनातन का काम भी और साथ साथ विकास का काम भी। इसलिए आप 2 दिन में देखिए कि बाबा बागेश्वर के साथ पीएम मोदी दिखे तो एक ही दिन में मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर असम तक बैक टू बैक पीएम मोदी के मेगा इवेंट। भाई कहीं किसानों को पैसा बांट रहे थे, कहीं निवेश लाने के लिए चले गए, कहीं पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मतलब कहीं कोई रिलैक्स मोड में जाने का सवाल ही नहीं। सब सोच रहे होंगे कि दिल्ली के बाद अब बिहार का नंबर है, फिर बंगाल, फिर असम, फिर यूपी, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, मोदी को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन दिख रहा है। क्योंकि जो भाई रिलैक्स ही ना कर रहा हो, जो काम पे काम किए जा रहा हो, जो ना रुकता हो ना थकता हो, जिसका विजन क्लियर हो, ऐसे नेता को आप कैसे टक्कर दीजिएगा? भाई राहुल गांधी एक चुनाव हारते हैं, सन्नाटे में चले जाते हैं। केजरीवाल कहां किस गुफा में है, कब निकलेंगे, निकल रहे हैं तो कब निकल रहे हैं किसी को पता नहीं। मोदी का मिशन बिहार और बंगाल क्या है, इस पर कैसे काम चालू हो गया है, आज लालू से लेकर ममता कैंप तक में कैसे और क्यों हड़कंप मचा, आज आपको दिखाऊंगा। योगी ने आज सनातन विरोधियों के धागे कैसे खोले, ये दिखाऊंगा। कटरीना कैफ से लेकर अक्षय कुमार तक कैसे सनातन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, ये दिखाऊंगा। और बाबा बागेश्वर की पर्ची पीएम मोदी ने खोली तो क्या निकला, और हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई, सब दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एकता का महाकुंभ है और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और बाबा बागेश्वर की तिकड़ी ने सनातन विरोधियों में कैसे आग लगाई हुई है, इसका ट्रेलर आपने देखा। लेकिन पूरी पिक्चर अभी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली जीतने के बाद कैसे पीएम मोदी आज बिहार के मिशन पर निकल गए। अभी चुनाव में टाइम है, साल के अंत में पीएम अभी से लग गए काम में। पीएम के बिहार आते ही कैसे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी में खलबली मच गई, यह भी देखने लायक। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर चले गए। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर दी। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। भागलपुर में पीएम मोदी के लिए इतनी भयंकर भीड़ आ गई, आप देखिए ना बॉस। ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा थी, वो ग्राउंड छोटा पड़ गया, इतनी भीड़ आ गई नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग। भागलपुर में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ रोड शो भी किया। इस दौरान लगातार मोदी मोदी के नारे लगे ही जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो करके पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो तो अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, यहां काम चालू है। इंडी गठबंधन सोच रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पीएम मोदी फिर मुस्कुराने लगे। देखिए आप भी क्या बोला उन्होंने। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही, और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। नीतीश कुमार की छवि ऐसी बन गई है कि उनको लगता है उन पे कोई ज्यादा विश्वास करता नहीं, इसलिए बेचारे बार बार बोलते हैं, याद दिलाते कि नहीं जाऊंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। पीएम भी हंस रहे हैं सुन के। एक तरफ तो नीतीश कुमार एक तरह से कान पकड़ रहे हैं कि अब नहीं जाऊंगा कहीं, मोदी के साथ ही रहूंगा।
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी संकेत दे रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को बिहार का शिंदे नहीं बनने देंगे। मतलब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव के बाद शिंदे की सीएम की कुर्सी चली गई क्योंकि बीजेपी को जबरदस्त बहुमत आया, वैसा बिहार में होना मुश्किल है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है और यह जोड़ी बनी रहेगी। आज खुद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला बता दिया। एक तरफ नीतीश को लाडला बताया तो दूसरी तरफ जंगल राज की बात करके लालू प्रसाद की पार्टी को भी उधेड़ दिया। यानी उन्होंने यह कह दिया कि भाई बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे हमेशा। भाई शिंदे तो उस वक्त बन गए सीएम, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा महाराष्ट्र में रही थी। तो जब जीती सीटें तो उसने शिंदे को हटना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं होगा। यह आज पीएम मोदी ने संकेत दे दिया। सुनिए एक बार। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से लालू यादव और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ गई। महागठबंधन वालों को लग रहा है कि पीएम मोदी बिहार में उनका गेम बिगाड़ देंगे और इसलिए पीएम मोदी के दौरे पर हमले हो रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव किस तरह से अग्रेसिव हो गए, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भाई ट्वीट भी हो रहा है, बयान भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आज बिहार में इसलिए हैं, बिहार में आज इसलिए बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। ये लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हो रहा है, इस तरह की बातें की जा रही। तो ये अपने आप में आपको देखना चाहिए कि क्या अभी भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरा आदमी कर रहा है, तो उसको लेकर वहां पे अभी से जो है स्थिति गड़बड़ा गई है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि चुनाव का टाइम आ गया है तो बिहार याद आ रहा है। लेकिन सच यह है कि चुनाव तो 8 महीने बाद होने हैं। अगर चुनाव के लिए करना ही होता ये सब तो उसी टाइम पर घोषणाएं होती, लेकिन घोषणा इस बजट में ही हो गई थी जब बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ था। और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है, खासतौर पर बिहार के मखाने को लेकर, क्योंकि देश का 90% मखाना बिहार में होता है। बिहार से देश में ही नहीं दुनिया भर में मखाना जाता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह बिहार का मखाना जाता है। बिहार में मिथिला के इलाके में खासतौर पर मखाना होता है। मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा जैसे जिलों में मखाने की खेती होती है। आज जब पीएम मोदी भागलपुर गए तो उनका स्वागत भी मखानों की माला से किया गया। पीएम मोदी ने बिहार के मखाने पर कहा कि साल में 300 दिन वो खुद मखाना खाते हैं और बिहार के मखाने को दुनिया भर में पहुंचाना है। एक बार सुनिए पीएम मोदी। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। सिर्फ बिहार के मखाने की बात नहीं है। एक ही दिन में पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया और कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए वो भी देखिए। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 526 करोड़ की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी जब विकास की बात करते हैं तो उसमें चुनावी फायदा नहीं देखते। बिहार में किसान सम्मान निधि और दूसरी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने की, जबकि उससे पहले आज ही भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया।
मध्य प्रदेश में यह इन्वेस्टर समिट लार्ज स्केल पर आयोजित हो रहा है। भोपाल के इस इवेंट में एक और गजब की बात हुई। दरअसल पीएम मोदी इस इवेंट में देरी से पहुंचे और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से माफी भी मांगी। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि वो जानबूझकर देर से आए। सब हैरान रह गए कि पीएम जानबूझकर देर से आए। एक होता है कि भाई देरी हो गई, वो कह रहे मैं जानबूझ के देर से आया। लेकिन जानबूझ के क्यों देर से आए, जब पीएम ने इसकी वजह बताई तो लोग सुन के दंग रह गए। आप भी सुनिए। मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया। आप सोचिए बॉस कि प्रधानमंत्री मोदी किस लेवल पर जाकर सोचते हैं कि बच्चे एग्जाम सेंटर में लेट ना हो जाएं। कोई कहीं मेरे रूट लगता है भाई प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो उस ट्रैफिक में ना फंस जाए, किसी का रास्ता ना रुके, किसी का पेपर जो है वो गड़बड़ा ना जाए। इसके लिए उन्होंने अपने निकलने का प्रोग्राम डिले कर दिया, क्योंकि पीएम कहीं निकलते तो सिक्योरिटी की वजह से रूट डाइवर्ट होते, कई रूट कुछ देर के लिए बंद हो जाते। लेकिन पीएम को पता था कि बच्चों के पेपर होने हैं और बच्चों का एग्जाम ज्यादा जरूरी है, इसलिए बच्चों को दिक्कत ना हो तो अपना प्रोग्राम आधा घंटा लेट कर दो। लेकिन दिक्कत अब उन लोगों को होने वाली है जो सनातन पर सवाल उठाते हैं और सनातन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सनातन विरोधियों की बैंड बजाने के लिए एक तिकड़ी तैयार हो गई। इस तिकड़ी में प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, मुख्यमंत्री योगी तो हैं ही और अब बागेश्वर बाबा भी। सनातन विरोधी तो तब से जल भून रहे हैं जब से पीएम मोदी बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंच गए। वहां क्या क्या हुआ आपको दिखाऊंगा, हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई है, इसका क्या जवाब दिया बागेश्वर बाबा ने, यह भी बताऊंगा। लेकिन आज सीएम योगी ने कैसे महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगाई, पहले वो देखिए। मुख्यमंत्री योगी ने आज एक ही लाइन में अखिलेश यादव के सारे एजेंडे को धो दिया। सीएम योगी ने किस फायर ब्रांड अंदाज में बिना नाम लिए सनातन विरोधियों को जवाब दिया है, एक बार वो भी सुनिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। सीएम योगी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के कई नेता लगातार महाकुंभ पर सिर्फ सवाल ही उठा रहे। सुनिए अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह को। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पोल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। ये आरोप लगाना कि कौन किसको देश को बांट रहा है, देश को तो बांटने का अगर आप इतिहास जाएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी ने किया था। तो अब उस समय का जो एक समय की घटना थी
वो अपने आप में आपके सामने है और ये इतिहास है। इसको कौन, तो इनको मोदी जी को उस इतिहास की जानकारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर एक ही लाइन में अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया। जिसकी जैसी सोच उसको वैसा ही महाकुंभ दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को महाकुंभ का असली मतलब भी समझाया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों में कोई भेद नहीं है और एकता का इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। एक बार सुनिए, फिर बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी ने कैसे मिलकर सनातन विरोधियों की ठटरी बांधी वो भी दिखाता हूं। वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर योगी इसलिए भड़क गए क्योंकि अभी महाकुंभ खत्म नहीं हुआ। महाशिवरात्रि का बड़ा स्नान होने वाला है और महाकुंभ में अभी भी लाखों लोग रोज आ रहे हैं। क्या आम क्या खास, महाकुंभ में सनातनी एकता के सामने हर कोई नतमस्तक है। आज भी महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां आई। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ तक ने आज संगम में डुबकी लगाई और सनातन के महाकुंभ का दिव्य अनुभव प्राप्त किया। आप देखिए ना भाई, कटरीना कैफ ना आ रही हैं, वहां अक्षय कुमार पहुंचे हुए। अक्षय कुमार आज सुबह सुबह प्रयागराज पहुंचे, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। अक्षय घाट पर ही गए और हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भी आज संगम में स्नान किया। कटरीना कैफ के पिता मुसलमान हैं, मां ईसाई हैं। इसके बाद भी कटरीना कैफ ने संगम में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। पति जो हैं उनके, विक्की कौशल, वो तो हिंदू हैं। यह है सनातन की ताकत जो सभी को एकता के सूत्र में बांध रहा है। लेकिन कुछ लोगों को समझना ही नहीं है। आपको सुनाते हैं कि संगम में स्नान के बाद अक्षय और कटरीना तक क्या कह रहे हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything and यानी आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फर्क नहीं पड़ता। जो महाकुंभ पहुंच रहा है वो कह रहा है बॉस कि गजब, यहां एक तो लोगों की यूनिटी दिख रही है, गजब सनातन की ताकत दिख रही है, सनातन के प्रति समर्पण दिख रहा है और एक एनर्जी फील हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को यही एकता सनातनियों की पसंद नहीं आ रही। तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, इसी में लगे हुए हैं। निकाल दिए पूरा महाकुंभ, इसी में निकाल दिए। 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी में घुसे हुए हैं। ये कैसे हो गया, वो कैसे नहीं हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आज महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगाई। एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया। यानी हर कोई चाहता है कि वो एक बार महाकुंभ आकर संगम स्नान कर ले। और जो लोग पहले महाकुंभ की इंपॉर्टेंस को कम करके आंक रहे थे, वो भी आस्था के आगे नतमस्तक हो रहे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर शेखर कपूर ने महाकुंभ पर कहा कि पहले लगा कि महाकुंभ सिर्फ फोटो सेशन का बड़ा मौका बनता जा रहा है, लेकिन अब यह एहसास हो रहा है कि लगभग हर कोई महाकुंभ जाने की इच्छा महसूस कर रहा है। क्या इस साल कुछ खास होने वाला है? महाकुंभ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं या महाकुंभ के महत्व को कम कर रहे हैं और सनातन की ताकत, हिंदू एकता की ताकत जिनसे देखी नहीं जा रही, उन सब की क्लास पीएम मोदी ने लगाई। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि कुछ नेता सनातन का मजाक बना रहे, हिंदुओं को तोड़ने में जुटे, लेकिन महाकुंभ से एकता का जो भाव निकला है उसके आगे ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी
इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। प्रधानमंत्री बड़ी बात कह रहे हैं, एक है तो सेफ हैं, ये तो वो कह चुके, लेकिन एकजुट करने का इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता था जो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। भाई लोग स्नान कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बगल वाला जो है वो करोड़पति है कि नहीं है या गरीब है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बगल वाला जो साथ में नहा रहा है या नहा रही है वो कौन सी जाति से है, वो कौन से धर्म से। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है एकता की। और पीएम मोदी ने यह बात समझाई लोगों को कि बॉस समझिए ये एकता का महाकुंभ है और इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत है। पीएम मोदी ने बात बाबा बागेश्वर के मंच से कही। दरअसल बागेश्वर बाबा भी पीएम मोदी के उस विजन से प्रभावित हैं जिसमें विकास और सनातन का गठजोड़ है। बागेश्वर बाबा भी सनातन की गाथा गाते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जिसके लिए शिलान्यास के लिए खुद पीएम मोदी बागेश्वर धाम गए। बागेश्वर बाबा ने सनातन और मंदिरों पर सवाल उठाने वालों को जो जवाब दिया, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा की ही पर्ची खोल दी। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा। तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। सनातन विरोधियों का इलाज तो बागेश्वर बाबा करते ही हैं, पीएम मोदी करते ही। अब कैंसर जिनको है उनका भी इलाज होगा। यानी जिन लोगों को यह कहा जाता है, लोग कहते हैं ना बागेश्वर बाबा जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई वो हिंदू करते हैं, हिंदू एकजुट हो जाए इसके लिए पैदल यात्रा करते हैं और दूसरों का इलाज हो जाए इस काम में लगे। कुछ लोग पूछते हैं कथा का कितना पैसा लेते हैं, ये पैसा कहां से, वो पैसा कहां से। मैं तो गया हूं बागेश्वर धाम, मैंने देखा है एक छोटे से कमरे में रहते, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और जो पैसा आ रहा है वो या तो कन्या विवाह में लगा रहे हैं या फिर आप कैंसर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे इकोसिस्टम। बागेश्वर धाम में सबसे दिलचस्प बात तो यह हुई कि पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा की भी पर्ची निकाल दी। यानी जो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी पर्ची खुद देश के प्रधानमंत्री ने निकाली। सुनिए क्या हुआ है वहां पर। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली।
उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको, और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं। दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। यानी हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी आएंगे पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की बारात में भी जाएंगे। कह दिए खुल्लम खुल्ला सबके सामने कि आऊंगा भाई, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकता के लिए क्या कर रहे हैं, सनातनियों को कैसे जोड़ रहे हैं। जात पात छोड़ो भाई, एक हो जाओ, हिंदू हो जाओ, ये लोगों को सिखा रहे हैं। ये देश की सेवा नहीं है तो और क्या है। प्रधानमंत्री मोदी और बागेश्वर बाबा के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। इस बातचीत के बाद बागेश्वर बाबा से पूछा गया कि क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र पर भी कोई बात किए हैं, तो बाबा हिंदू राष्ट्र की बात तो अक्सर करते हैं। पीएम मोदी से इस पर कोई बात हुई नहीं हुई, क्या जवाब दिया सुनिए। आप हमेशा बात करते हो हिंदू राष्ट्र की, क्या प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में कोई चर्चा हुई? हिंदू राष्ट्र की कोई चर्चा हमने हुई क्या? अक्सर एक बात पहले भी बोली और हमने यही बोला है कि हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। तो अब बागेश्वर बाबा, नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, सबका एक ही अनुरोध है सनातनियों से, एक हो तो सेफ। पाठशाला में अगली क्लास। पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में गजब बवाल हो गया। केजरीवाल से किसने बदला लिया? केजरीवाल की वो फोटो जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महाघमासान हो गया, उसकी सच्चाई क्या है? अब उसका चैप्टर। भाई एक टाइम था जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक छत्र राज हुआ करता था। वो जब चाहते थे विधानसभा का सेशन बुलाते थे, जब चाहते थे बीजेपी के किसी भी विधायक को उठवा के सदन से बाहर फेंकवा देते थे। वो कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, लेकिन असली मालिक पब्लिक होती है बॉस। ये केजरीवाल भूल गए 10 साल, और इस जनता ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। आज दिल्ली की नई विधानसभा का पहले दिन का जो सीन देखा ना बॉस, वो केजरीवाल और इस देश के हर नेता को एक बहुत बड़ा सबक है कि पब्लिक से ऊपर पॉलिटिक्स में कोई नहीं होता। और ये तस्वीर लोग अरसे तक याद रखेंगे, क्योंकि ये वही विधानसभा है, यही सदन है, यही सीटें हैं, लेकिन पूरी तस्वीर पलट गई है बस। किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली विधानसभा में वो तस्वीर भी दिखेगी जो तस्वीर 27 साल में किसी ने नहीं देखी। 27 साल बाद उस जगह पर बीजेपी के लोग बैठे हैं जहां पर बैठकर 15 साल कांग्रेस ने और 12 साल केजरीवाल ने सरकार चलाई। 27 साल बाद बीजेपी के नेताओं को सत्ता में बैठने का मौका मिला, नहीं तो केजरीवाल तो मार्शल से उठवा के बाहर करवा देते थे। इस दौरान लोगों ने अरविंद केजरीवाल के टाइम की विधानसभा की तस्वीरों को याद किया, जब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62-67 विधायक हुआ करते थे, बीजेपी के 3 से 8 विधायक। अब तस्वीर बदल गई। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल उठवा के बाहर फेंकवाते थे, वो लोग आज अंदर हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं, और पब्लिक ने केजरीवाल को उठा के विधानसभा से बाहर कर दिया। यह है इस देश में लोकतंत्र की ताकत। 48 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में है, 22 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन केजरीवाल के लिए एक सीट नहीं छोड़ी पब्लिक ने विधानसभा के अंदर। दिल्ली विधानसभा में सरकार तो बदल गई, विधानसभा के स्टार्स की तस्वीर भी बदल गई। पहले विधानसभा में सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बैठते थे। अब सत्ता पक्ष में रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा की जोड़ी आ गई। ये दोनों ही नेता अनुभवी हैं। दिल्ली विधानसभा में और क्या क्या बदल गया, सत्र की शुरुआत कैसे हंगामे से हुई, पहले ही दिन क्या विवाद खड़ा हो गया, वो सब आपको बताऊंगा। पहले विधानसभा में हंगामे का एक ट्रेलर देखिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि दिल्ली विधानसभा में आने वाले दिनों में क्या बड़ा बवंडर आने वाला है। मैडम बैठिए, पूरी तरह से अराजकता है। बोलिए माइक पे, भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। एक कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है। समय का चक्कर है, कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही, लेकिन समय सबसे बलवान होता है बॉस।
वक्त कभी एक सा नहीं होता और वक्त सबका आता है। अपना टाइम आएगा। बीजेपी वाले यही गाते होंगे मने मन जब उनको बाहर उठा के फेंका जाता था। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता की कहानी ही ऐसी है। कल तक उनका वक्त नहीं था, लेकिन आज उनके लिए वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि पूरा माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए। सबसे बड़ा सबूत आज तब देखने को मिला जब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। आप सोचिए, वही विजेंद्र गुप्ता है जिनको ऐसे टांग के बाहर फेंकवा देते थे अरविंद केजरीवाल, जो साल 2015 और साल 2020 में नेता विपक्ष थे। तब बीजेपी के पास गिनती के विधायक थे और विधानसभा में आम आदमी पार्टी का एक तरफा राज चलता था। इस वजह से विधानसभा में विपक्ष की आवाज को बुरी तरह दबा दिया जाता था। तब विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर मार्शल आते थे, विजेंद्र गुप्ता को टांगते थे कंधे पे, बाहर जाके छोड़ देते थे। आज देखिए, बहुत समय का चक्र ऐसा घुमा कि वही विजेंद्र गुप्ता स्पीकर की कुर्सी पे बैठे जिनको टांग के स्पीकर बाहर करवा देते थे। ये वक्त है बॉस, ये पॉलिटिक्स है, ये लोकतंत्र की ताकत है। और आप सोचिए, जो केजरीवाल बाहर फेंकवाते थे, आज पब्लिक ने उनको विधानसभा से बाहर कर दिया कि आपको बैठने लायक जगह नहीं दी। उन्होंने एक सीट नहीं केजरीवाल को अंदर मिल पाई। पब्लिक ने ये उनको सबक सिखाया। आप ये तस्वीरें देखिए, एक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल कैसे उठाकर बाहर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज सीएम और नेता विपक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे विजेंद्र गुप्ता को बधाई देने के लिए उनकी चेयर के पास खड़े। आतिशी के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन अंदर ही अंदर याद तो आ ही रहा होगा कि कैसे इस आदमी को बाहर फेंकवाए थे। आप देखिए विजेंद्र गुप्ता के साथ पहले कैसा बर्ताव होता था, फिर बताऊंगा अब विजेंद्र गुप्ता के तेवर देखकर कैसे आम आदमी पार्टी में खलबली मची। कुछ लोग शायद वो तस्वीरें भूल गए होंगे जब दिल्ली में बीजेपी विपक्ष में थी। तब बीजेपी नेताओं के साथ कैसा सलूक होता था। भाई कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता के साथ सदन में क्या हुआ, आपको पुरानी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। देखिए सबके साथ केजरीवाल का क्या रवैया हुआ करता था। ये कोई तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए, इनको इज्जत से उठाओ, बाहर फेंक के आओ। ये खुद पगड़ी उतार रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, ये उठाकर फेंक के आओ बाहर से। 2 घंटे से लड़की कर रही है यहाँ पे, ड्रामेबाज ना होता एक नंबर का। ये था केजरीवाल मॉडल विधानसभा के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि इनको इज्जत से उठाओ, बाहर फेंक के आओ। बाहर फेंक के आने में कौन सी इज्जत है बॉस? लेकिन रौला था, 60, 62, 67 विधायक आ रहे हैं, एकदम आसमान में तेवर, क्या किसी को कुछ समझ रहे हैं, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं बाहर करो। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। जिन जिन लोगों को सत्ता के जोर पर विधानसभा से बाहर निकाला गया था, वो नेता आज मंत्री बनकर विधानसभा में लौटे। और जिन लोगों ने इन्हें विधानसभा से बाहर किया था, जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, विधानसभा में बैठने लायक नहीं छोड़ा। इसलिए आज दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यही वक्त का चक्र होता है। एक बार सुनिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि विजेंद्र गुप्ता आज कैसे आतिशी पर भड़क गए। प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में सदन को चलाएंगे। बहुत बुरा समय आपने देखा, लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। समय तो बदल गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का तौर तरीका नहीं बदला। पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भड़क गए। वो अपनी सीट से उठ गए और आम आदमी पार्टी को चेतावनी दे डाली, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए विधानसभा में क्या हुआ है। पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाए। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। माइक खोल दिए जाए।
पक्ष के केवल माइक खोल दिया जाए। बताओ क्या किया है, सदस्यों के माइक खोले जाए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। सभी सदस्यों को माइक खोले जाए। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूँ। मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। यानी अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी की टीम जो है वो पिच पे पहुंच गई और गार्ड लेने लगी, अब हंगामा करने लगी। अरे मैच तो शुरू होने दीजिए बॉस। दिल्ली विधानसभा में पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले दिन क्या क्या हुआ और अगले 2 दिन के सत्र में क्या क्या होगा वो भी बताता हूं। आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। फिर सीएम रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। विजेंद्र गुप्ता निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता को बधाई देने के लिए जो बधाई भाषण हुआ उसमें हंगामा हो गया। सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। अब कल सुबह विधानसभा में उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि कल सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। एक तरफ सीएजी की आने वाली रिपोर्ट, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पहले दिन से हंगामा। दिल्ली की राजनीति अभी और उबलने वाली। पहले ही दिन ऐसा बवाल हो गया कि आने वाले दिनों में क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। विधानसभा के पहले ही दिन पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का अपमान करने का आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही सीएम दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। आतिशी का कहना था कि बीजेपी दलित और सिख विरोधी है, इसलिए ऐसा किया है। आतिशी के इस बयान पर हंगामा हो गया। जरा सुनिए क्या हंगामा हुआ है, फिर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई भी दिखाता हूं। आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। आम आदमी पार्टी सीएम के ऑफिस की 2 तस्वीरें दिखा रही है। एक तस्वीर आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त की है, दूसरी तस्वीर बीजेपी सरकार बनने की बात की। इन दोनों तस्वीरों को दिखाकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही सीएम दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। लेकिन इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी से सवाल पूछ लिया कि ऑफिस में पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाने में बुराई क्या है। वो तस्वीरें तो हर ऑफिस में लगती हैं, हर जगह यही होता है कि भाई राष्ट्रपति की तस्वीर, राष्ट्रपिता की तस्वीर और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी होती है। आप आए तो आपने अलग लगाया, तो इसमें आपने जिनकी तस्वीरें हटाई उस पर तो हंगामा नहीं हुआ था। अब आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें अंबेडकर जी की और भगत सिंह की हटा दी गई हैं या कहीं लगी हुई हैं, लेकिन पहले सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए। अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी फोटो को लेकर बवाल करने लगी। आतिशी सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने लगी। केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। यह सही नहीं है, इससे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। लेकिन बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी को कैसे जमकर सुनाया,
वो भी देखिए और फिर दिखाता हूं वो फोटो जो केजरीवाल को पसंद नहीं आएगी शायद। जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी ने इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर की जो पिक्चर दिखाई वो आधी पिक्चर थी। सीएम ऑफिस की जब पूरी पिक्चर सामने आई तो उसमें दिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी सीएम रूम में लगी हुई है। ये देखिए, दोनों की तस्वीर लगी हुई है, बस उनकी पोजीशन चेंज हुई है। क्योंकि आप मोटे तौर पर किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यालय देखेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री, इनकी तस्वीरें लगी होती है मोटे तौर पर। भाई आपने जिसकी लगाई उनकी तस्वीर आपने लगाई, उन्होंने वहां से उठा के दूसरी जगह लगा दी। ऐसा तो नहीं कि हटवा के फेंकवा दी। इस तस्वीर को ट्वीट करके अमित मालवीय ने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर में आज भी सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भ्रम फैलाने की घटिया राजनीति कर रहे हैं। मतलब जिस पिक्चर पॉलिटिक्स के जरिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी अपनी सियासत को परवान चढ़ाना चाह रहे थे, उस पॉलिटिक्स को बीजेपी ने दूसरी पिक्चर से पंचर कर दिया। कहां तो आतिशी सोच रही थी कि वो सीएम रेखा गुप्ता को सदन में पहले ही दिन पटकनी दे देंगी, लेकिन पहला ही दाव उल्टा पड़ गया। ऊपर से आज विधानसभा में पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों ने आम आदमी पार्टी को उधेड़ दिया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कैसे आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है, अतिथि अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चले गए इनके पैसे। अध्यक्ष जी, इनको आप लोग संविधान को नहीं मानते, ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानते नहीं है, संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। अभी मैंने नारे लगाए जय भीम जय भीम, क्यों नहीं बोलते? ये इनको पैसे दे दो, पैसे 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। तो बीजेपी भी इस बार आक्रामक मूड में है, क्योंकि उनको भी पता है हमारे पास 48 विधायक हैं, अब 2-4 तो है नहीं और हम सत्ता में हैं, तो अब जरा टाइट मैच हो रहा है।